बारे में पढ़ चुके हैं। मैक्सवेल्स लॉज में जो स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक हमने नोट की, ए चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड कैन क्रिएट ए चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड एंड ए चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड कैन क्रिएट ए चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का नेचर कैसा होता है, इनका प्रोडक्शन कैसे होता है, इनमें एनर्जी कितनी होती है, ये सब चीजों के बारे में हम उसकी कैरेक्टरिस्टिक वन बाय वन स्टडी कर सकते हैं। एंड दीज पॉइंट्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बनती कैसे हैं? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बनती हैं एक्सिलरेटेड चार्जेस से। ये एक्सिलरेटेड चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, ये हम सब स्टडी कर चुके हैं। दैट इज प्रॉपर्टी ऑफ ए मैटर। ओके, अब इस चार्ज में क्या क्या प्रॉपर्टी हो सकती हैं, चार्ज क्या क्या इफेक्ट हमको दिखाता है, उसे सुनिए। नंबर 1, अगर चार्ज अपनी जगह पर खड़ा है, स्टेशनरी है, तो वो अपने चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। यहां पर चार्ज है, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा बनता है, यहां ऐसा, इधर इधर कोई दूसरा चार्ज रखेंगे, उस पर फोर्स लगेगा, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। चार्ज और क्या इफेक्ट कर सकता है? आंसर है, अगर हम चार्ज को स्पीड दे दें और वो मूव करना शुरू करे, तो वो अपने चारों तरफ एक नई तरह की ताकत पैदा करता है, एक नया तरह का फील्ड पैदा करता है, एक नए तरह का फोर्स पैदा करता है, और उसका नाम है मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड के लिए चार्ज कैसी कंडीशन में होना चाहिए? इन द स्टेट ऑफ मोशन। खड़ा हुआ चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड तो क्रिएट कर सकता है, पर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट नहीं कर सकता, उसे मूव करना चाहिए, तब मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा। ओके, मूव करता हुआ चार्ज, देखिए थोड़ा सा इसमें आप लोग को मैं डिफरेंस बताना चाहूंगा। हमारे पास एक कंडक्टर है, पूरा ऐसा सर्किट बना हुआ, उसमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों तरह के चार्जेस हैं, और उसका नेट चार्ज 0 है। नेट चार्ज कितना है? 0। अब उसके पॉजिटिव चार्जेस जो प्रोटॉन में या न्यूक्लियस में हैं, दोज आर हैवी पार्टिकल्स, और इलेक्ट्रॉन्स आर लाइट पार्टिकल्स। हमने कुछ ऐसा अरेंजमेंट किया सेल लगा के या दूसरे किसी अरेंजमेंट से कि उसके इलेक्ट्रॉन ऐसे चलने शुरू हो गए, बाहर से कोई इलेक्ट्रॉन नहीं आया, कोई इलेक्ट्रॉन बाहर निकल के भी नहीं गया, सब अपनी ही जगह पर ऐसे चलने शुरू हो गए। अब क्या इस बॉडी के पास नेट चार्ज आया, पॉजिटिव या निगेटिव? आंसर है नहीं आया, क्योंकि बाहर से ना तो कोई इलेक्ट्रॉन आया, ना कोई इलेक्ट्रॉन बाहर गया। तो ये बॉडी का चार्ज 0 है या कुछ और चार्ज है? तो आंसर है इसका चार्ज 0, क्योंकि बाहर से कुछ आना जाना नहीं हुआ। अगर इसका नेट चार्ज 0 है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगी क्या? आंसर है नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट नहीं करेगी, क्योंकि उसके पास नेट चार्ज नहीं है। और हमने पढ़ा है मैक्सवेल्स फर्स्ट लॉ हमको क्या बताता है? क्लोज्ड इंटीग्रल EdS इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगर Q 0 है, नो इलेक्ट्रिक चार्ज। लेकिन ये सारे चार्जेस ऐसा घेरा बना के घूम रहे हैं, ये अब हम देखते हैं ये मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं। क्यों? मैग्नेटिक फील्ड की कंडीशन क्या है? चार्जेस को चलना है, मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, और ये चार्जेस चल रहे हैं। अब ये जो हमारे पास रिंग है, इसके पॉजिटिव अपनी जगह पर खड़े हैं, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहे हैं, नेट चार्ज 0 है, ये कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बना रहा, पर ये मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है। तो यहां पर चार्ज ने कौन सा फील्ड बनाया? मैग्नेटिक फील्ड। और कौन सा फील्ड नहीं बनाया? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो चार्ज खड़ा हुआ हो तो क्या बना सकता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। चार्ज अगर मूव कर रहा है तो क्या बनाता है? मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ये दो कंडीशन हमने देखी। आप ये कह सकते हैं कि अगर हम एक चार्ज लें इलेक्ट्रॉन, और उस इलेक्ट्रॉन को ऐसा घुमाएंगे या ऐसा दौड़ाएंगे, तो क्या वो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा या नहीं बनाएगा? व्हाट डू यू थिंक? एक चार्ज हमने लिया और उस चार्ज को, ये बॉडी को ऐसा रब किया, इसके पास चार्ज आ गया, अब इसको हमने ऐसे दौड़ा दिया, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है कि नहीं बना रहा है? देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए क्या चाहिए? ये चार्ज बॉडी। ये चार्ज बॉडी है कि नहीं है?
है, अगर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। ठीक है, चलता हुआ चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, उसके पास वेलोसिटी है इसलिए मैग्नेटिक फील्ड भी बनाता है, दोनों बनाएगा। ठीक है, फिर से सुनिए, खड़ा हुआ चार्ज क्या बनाता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। मूव करता हुआ चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों। इलेक्ट्रिक करंट इन ए सर्किट, इलेक्ट्रिक करंट जिस कंडक्टर में फ्लो होती है उसका नेट चार्ज क्या होता है? 0, उसके पास कोई चार्ज नहीं होता। तो इलेक्ट्रिक करंट सिर्फ क्या बनाएगी? मैग्नेटिक फील्ड बनाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बनाएगी। इज दिस पॉइंट क्लियर? ओके, तो यहां तक हम समझ गए इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बनते हैं और मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनते हैं। इज इट क्लियर टू ऑल? ओके, अब उसके बाद अगली चीज हम लेते हैं कि अगर हम चार्ज को मूव करते हैं और मूव करते हुए वो एक्सीलरेट भी होता है, एक जैसी वेलोसिटी से मूव नहीं करता है, उसकी वेलोसिटी कम या ज्यादा ऐसे होते रहती है। ये कैसे हो सकता है? ये होता है और हमने ये किया है एलसी ऑसिलेशन सर्किट। एलसी ऑसिलेशन सर्किट में आपने क्या देखा? एक तरफ से चार्जेस निकल के दूसरी तरफ जाते हैं, फिर दूसरी तरफ से वापस आते हैं, फिर इधर से जाते हैं, फिर वापस आते हैं। क्या ये एक जैसी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जाते हैं? आंसर नो। जितना पीछे से प्रेशर होता है उतनी उसकी वेलोसिटी बढ़ती जाती है और ये ऑसिलेट करते हैं। जब ये ऑसिलेट करते हैं तो ऑसिलेशन का मोशन अपने आप में एक्सेलरेटेड मोशन है। एक पेंडुलम हमने लटकाया और ये पेंडुलम ऐसे मूव कर रहा है। यहां पर इसकी स्पीड कितनी है? 0। यहां आया स्पीड मैक्सिमम, फिर स्पीड 0, फिर वापस आया मैक्सिमम, कम होते 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 0, फिर मैक्सिमम 0। तो ये मोशन कैसा है? जहां वेलोसिटी चेंज हो रही है, एक्सेलरेटेड मोशन। भले एक्सेलरेशन पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, लेकिन एक्सेलरेशन तो है। तो ऑसिलेशन हमेशा कैसा होता है? ऑसिलेटरी मोशन कैसा होता है? एक्सेलरेटेड मोशन होता है। एक हमने पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को, एक पॉजिटिव और नेगेटिव ऐसे दूर किया और छोड़ दिया तो ये दोनों एक दूसरे की तरफ भागे। क्यों? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये यहां ऊपर से चला और ये माइनस नीचे से चला, ये ऐसी स्पीड से आए, यहां पहुंचे, दोनों के पास बहुत स्पीड आ चुकी है, इनर्शिया वेलोसिटी है, ये ऐसे चले गए। फिर जैसे ही ऐसे गए, फोर्स किधर हो गया? उल्टा। फिर से यहां रुक गए, फिर एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हुए, निगेटिव प्लस की तरफ, प्लस माइनस की तरफ। फोर्स लगा, एक्सेलरेशन लगा, वेलोसिटी बढ़ती गई, मैक्सिमम वेलोसिटी। यहां पहुंचे तो मैक्सिमम वेलोसिटी की रुक नहीं पाए, इनर्शिया के कारण फिर ऐसे आ गए। ये क्या स्टार्ट हो गया? ऑसिलेशन ऑफ चार्ज। ये जो ऑसिलेटिंग चार्जेस होते हैं, एक्सिलरेटिंग चार्जेस होते हैं, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पैदा करते हैं। इसमें से थोड़ी सी एक बात हमको भी समझ में आती है, अगर ये चार्ज है तो कौन सा फील्ड बनाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। प्लस माइनस चल रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से स्टार्ट होता है? प्लस से। कहां तक? माइनस तक। ये इलेक्ट्रिक फील्ड बना, प्लस से माइनस, इलेक्ट्रिक फील्ड 0, डिस्टेंस खत्म। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड बना उल्टी डायरेक्शन में, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड 0, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड बना, इलेक्ट्रिक फील्ड 0, इलेक्ट्रिक फील्ड फिर बना, फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड 0। तो एक वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है जब चार्जेस क्या होते हैं? ऑसिलेट। ये समझ में आ गया? दूसरी चीज समझिए कि जब ये ऑसिलेट होता है, मूव करता है, तो मूव करता हुआ चार्ज एक इलेक्ट्रिक करंट बनाता है और इलेक्ट्रिक करंट हमेशा मैग्नेटिक फील्ड बनाती है। तो ये जो ऑसिलेट कर रहे हैं, ये और क्या बना रहे हैं? मैग्नेटिक फील्ड भी बना रहे हैं। तो एक ऑसिलेट करता हुआ चार्ज दोनों चीज बनाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी और मैग्नेटिक फील्ड, दोनों के लिए कैपेबल है। ये बात समझ में आ गई? इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों बनाएगा? क्योंकि इंडिविजुअल चार्जेस हैं, उसकी डायरेक्शन किधर से किधर होती है? प्लस टू माइनस। ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड क्यों बनाएगा? क्योंकि चार्जेस के पास वेलोसिटी है, इसलिए QV हमने पढ़ा हुआ है, वेलोसिटी अगर होगी तो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। ओके, करंट फ्लो होगी, मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। दोनों बन रहे हैं, लेकिन इसकी जो वेलोसिटी है, जब ये यहां से चलता है तो इसकी वेलोसिटी है 10,
एक्सेलरेशन लगा 20 और फोर्स लगा 30 और फोर्स लगा 40। तो अगर वेलोसिटी बढ़ते जाती है, वेलोसिटी बढ़ने से इसकी एनर्जी बढ़ते जाती है, तो ये क्या करता है, ये एक और आगे की स्टेज आ गई। अगर ये यूनिफॉर्म ड्रिफ्ट वेलोसिटी से चलते रहते, एक यूनिफॉर्म करंट बनते रहती और उस करंट से मैग्नेटिक फील्ड बनता रहता। हम लोग पढ़ चुके हैं D इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, तो करंट से मैग्नेटिक फील्ड बनता रहता। लेकिन इसने क्या किया, अपनी ड्रिफ्ट वेलोसिटी बढ़ा दी। पहले वेलोसिटी 10 थी, फिर 20 हो गई। क्या हो गया, करंट बढ़ गई, फिर और फास्ट हो गई और करंट बढ़ गई। इस तरह से उसका मैग्नेटिक फील्ड बढ़ता है। इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे जैसे नजदीक आते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड भी बढ़ता है। तो ऑसिलेशन करने वाले चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड भी बनता है, मैग्नेटिक फील्ड भी बनता है, दोनों कंटिन्यूअसली चेंज होते रहते हैं और एनर्जी भी चेंज होती है। तो उस एनर्जी के कारण ये एक काम और कर सकता है कि जब इसका इलेक्ट्रिक फील्ड डबल ट्रिपल ऐसा बढ़ता है, तो ये पुरानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को पुश करके नई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाता है। और इस तरह से इसमें एक कैपेबिलिटी आ जाती है कि जब ये दूसरी बार इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है तो पुराने इलेक्ट्रिक फील्ड को पुश कर देता है। उसने एक पुराने इलेक्ट्रिक फील्ड को पुश कर दिया, नया इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया, और इस चीज को हम समझ सकते हैं एक तरीके से। ऐसा होता है, उसके अंदर हमने नहीं देखा, पर ये एक पॉजिटिव चार्ज है, ये एक नेगेटिव चार्ज है, ये ऑसिलेट हो रहे हैं। जब ये ऐसे ऑसिलेट होते हैं तो इनके बीच में जब ये यहां पर है प्लस और माइनस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पर है, आंसर है प्लस टू माइनस। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है और ये यहां तक गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इतना बड़ा हो गया, फिर ये वापस आया, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड छोटा हो गया ये। और उसके बाद ये जब यहां पर आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो गया। उसके बाद क्या हो गया, प्लस नीचे चला गया, माइनस ऊपर। अगर ऐसा होने लगा तो प्लस नीचे माइनस ऊपर, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा हो गया। उसके बाद ये प्लस यहां आ गया, ये माइनस यहां चला गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा हो गया। उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा हो गया। देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड छोटा था और बड़ा, फिर 0। उसके बाद ये इलेक्ट्रिक फील्ड बड़ा होता चला गया उल्टी डायरेक्शन में, और फिर छोटा होके क्या हो जाएगा, दिस विल बिकम 0। उसके बाद फिर से प्लस इधर माइनस इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड फिर से ऐसा हो गया। तो इस तरह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर हम इसके ये वाले पॉइंट्स लेंगे, एक्सट्रीम पॉइंट्स, तो हम देखते हैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा बना, उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा बना, उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा बना। इस तरह से ऑसिलेटिंग चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। और जब स्लो वेलोसिटी के बाद फास्ट वेलोसिटी आती है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड पिछले वाले इलेक्ट्रिक फील्ड को और पुश कर देता है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड आगे बढ़ जाता है, तो उसके पास एक वेलोसिटी आ जाती है, मोशन आ जाता है। अब फिर से खड़ा हुआ इलेक्ट्रिक चार्ज क्या बनाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। मूव करता हुआ इलेक्ट्रिक चार्ज क्या बना सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस मैग्नेटिक फील्ड। और अगर मूव करने के बाद उसकी वेलोसिटी को हम डबल ट्रिपल करके एक्सिलरेट कर दें तो क्या चेंज हो जाएगा कि वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों बनाता है, प्लस उसमें वेलोसिटी दे देता है। ये होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो आपको चार्ज के बिहेवियर का समझ आ रहा है, ठीक है? इज इट क्लियर टू यू? पीछे खड़ा हुआ चार्ज क्या बनाएगा बताइए? हाँ, खड़ा हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड, वो इलेक्ट्रिक फील्ड चलता नहीं। ओके, मूव कर रहा है चार्ज, तो वो क्या बनाएगा, मैग्नेटिक फील्ड। ये इसमें चार्ज ऐसे मूव कर रहा है, तो मूव करेगा तो क्या बनाएगा अपने चारों तरफ, मैग्नेटिक फील्ड। ये हमने एम्पियर्स लॉ में पढ़ा, लियो-सावर्त लॉ में पढ़ा। तो ये मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ती है क्या? नहीं बढ़ती। क्यों नहीं बढ़ती? क्योंकि करंट भी नहीं बढ़ती। B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। अब दोनों चीजों के बाद हमने तीसरी चीज लगा दी कि एक्सिलरेट होते हैं चार्ज। चार्ज भी है, मूव भी कर रहा है, एक स्टेज और ऊपर, उसके मोशन की वेलोसिटी बढ़ते चले जाती है। तो अब क्या चेंज आएगा,
दोनों फील्ड तो बना चुका। अब तीसरा चेंज क्या आता है, वेलोसिटी बढ़ने के कारण मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड आगे बढ़ने शुरू हो जाते हैं। दिस इज द थर्ड चेंज। स्टेज 1, 2, 3 समझ आई। तो ये थर्ड स्टेज में क्या हो गया कि थर्ड स्टेज में इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड आगे बढ़ने शुरू हो गए। ठीक है, इस तरह से ये इसमें मोशन आना शुरू हो जाता है और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बन जाती है। इज दिस पॉइंट क्लियर? ओके, तो इस चीज को हम नोट कर लेते हैं जो अभी हमने स्टडी किया। A stationary charge can create electric field. Charge in motion create electric field and magnetic field. Created electric field and magnetic field. ये दोनों क्रिएट करता है। तीसरा, with acceleration, charge with acceleration, ये क्या करेगा, E and B and velocity, ये तीनों चीजें हमको देता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड वेलोसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड बनते हैं प्लस माइनस, ये इस तरह से ऑसिलेट कर रहे हैं। इस ऑसिलेशन के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनते हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड बना ऐसा ऊपर तक, फिर यहां आके जीरो हो गया, फिर उल्टी डायरेक्शन में बना, फिर जीरो हो गया। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड हम ऐसा सोच सकते हैं कि एक बार ऐसे बनता है, दूसरी बार पहले छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड बना ये, उसके बाद और बड़ा बना जैसे जैसे उसका डिस्टेंस बढ़ते जाता है, ये उसके बाद ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड बनते जाते हैं। और जब ये दूसरा साइकिल स्टार्ट करता है तो ये सारे इलेक्ट्रिक फील्ड अपने को ऐसे क्लोज कर लेते हैं और ये आगे बढ़ जाता है, फिर यहां दूसरा साइकिल स्टार्ट हो जाता है, फिर यहां पर दूसरा साइकिल बनता है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड दूसरा बना, ये पहला और ये अभी दूसरा बन रहा है। जब ये दूसरा बनता है, पहले वाले की डायरेक्शन प्लस ऊपर था, माइनस नीचे था, ये डायरेक्शन दूसरा, ये दूसरा बनता है, पहले वाला आगे बढ़ गया, फिर ये दूसरा बना, ये दूसरा आगे बढ़ेगा, फिर तीसरा बना। इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड बनते हैं और आगे बढ़ते जाते हैं। तो अगर डिस्टरबेंस आगे बढ़ता है उसको हम क्या कहेंगे, वेव। इस तरह से वेव्स आगे बढ़ती है। और चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या बनाता है, एक मैग्नेटिक फील्ड बनाता है जो कि उसके परपेंडिकुलर होता है। ये करंट की डायरेक्शन है तो ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, इसलिए ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर बनेंगे और यहां पर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बनते चले जाएंगे लाइक दिस। तो ये मैग्नेटिक फील्ड बनाते जाता है इलेक्ट्रिक, ये दोनों आगे बढ़ते चले जाते हैं। ये है सोर्स। ओके, सोर्स के बाद एक इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट चीज हम पढ़ेंगे, दैट इज मेंटेनेंस, सेल्फ मेंटेनेंस। ये हमने देखा फ्रॉम सोर्स। अब उसके बाद प्रोपिगेशन। देखिए प्रोपेगेशन कैसे होता है, ये सब आपके समझने के लिए है। ये कोई ऑथेंटिक पिक्चर तो उतना हम लोग इसको डिस्कस नहीं कर सकते कि ये कैसे बन गया या वो कैसे बन गया। इट इज जस्ट टू गिव एन आइडिया। ठीक है, अब प्रोपेगेशन किस तरह से होता है, इसने पहले एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया और वो इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम स्केल पर
हमने देखा बढ़ता है कम होता है, तो हमने उसको बनाया। वो 0 था, फिर इतना बना, फिर इतना बना, फिर इतना बना और इतना बन गया। ये चार्ज ऐसा चला गया, इतना डिस्टेंस आ गया चार्जेस। फिर चार्जेस ऐसे आए तो इलेक्ट्रिक फील्ड उनके बीच का कम होते चला गया, फिर और कम हुआ, फिर और कम हुआ। क्या हो गया? ठीक है। उसके बाद जब प्लस नीचे गया माइनस ऊपर गया ऑसिलेट होने में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड उल्टा बनता है। अच्छा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा बना, हम सिर्फ इतना ही कंसीडर कर रहे हैं। एक बार ऑसिलेट किया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया। अब हमको मालूम है चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बनाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड ने उसने नहीं ने एक मैग्नेटिक फील्ड बनाया। ये नियम हम पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। तो इसने मैग्नेटिक फील्ड बनाया। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी होती है? आंसर है परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड उस पे राइट एंगल। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड उस पर राइट एंगल, ऐसा। तो इस पर राइट एंगल बनाते हुए इसने मैग्नेटिक फील्ड बनाया। पहले थोड़े चेंजेस होते हैं, छोटा मैग्नेटिक फील्ड बनता है, फिर और ज्यादा चेंजेस होते हैं, और बड़ा मैग्नेटिक फील्ड बनता है। इस तरह से ये मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर, अगर हम इस एक्सिस को वाई एक्सिस मान लेते हैं, वाई इस तरफ, तो ये कौन सी एक्सिस है? जेड एक्सिस, और ये वाली एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस को हमने ले लिया है टाइम एक्सिस, टाइम। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड ने ये मैग्नेटिक फील्ड बनाया। ओके, इस मैग्नेटिक फील्ड में क्या कैरेक्टरिस्टिक है? जब ये छोटा था तो ये भी छोटा बना, और जब इसके चेंजेस फास्ट हो गए तो इसके भी मैग्नेटिक फील्ड की क्वांटिटी भी बड़ी बड़ी हो गई, इसका भी मैग्नीट्यूड बढ़ गया। फिर से इसके चेंजेस स्लो हो गए इलेक्ट्रिक फील्ड के, तो इसका भी मैग्नेटिक फील्ड स्लो हो गया। लेकिन जहां कहीं मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तो फैराडेज लॉ से ईएमएफ पैदा होता है, और उस ईएमएफ के कारण करंट बनती है। ओके, करंट मतलब क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा और उस इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज मूव होगा। तो हमने जो पिछली क्लास में किया उसमें हमने ये देखा कि जब कभी इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगा, dE/dt होगा, उससे हमको क्या मिलेगा? V। और जब भी dB/dt होगा उससे हमको क्या मिलेगा? E। तो ये जितने dB/dt हो रहे हैं, क्योंकि B एक जैसा नहीं बना, B कभी कम बनता है, कभी ज्यादा बनता है, फिर कम हो जाता है। तो ये चेंज होने वाला B इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करने की कैपेसिटी रखता है, इसने बनाया इलेक्ट्रिक फील्ड। और लेंजेस लॉ क्या कहता है? लेंजेस लॉ ये कहता है कि अगर प्लस इस इलेक्ट्रिक फील्ड ने मैग्नेटिक फील्ड बनाया है, तो वो मैग्नेटिक फील्ड हमेशा कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड बनाने की कोशिश करेगा? अपोजिट डायरेक्शन। तो इसने जो नया इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया वो किस डायरेक्शन में होगा? अपोजिट डायरेक्शन में होगा। ओके, इस स्पेस में ऑलरेडी इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड बने हुए, तो इसका बनाया हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड नेक्स्ट स्पेस में बनता है, अगले स्पेस में बनता है। तो देखिए, जैसे ही ये बढ़ता है ये इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। थोड़ा सा बना, इसने थोड़ा सा अपोज किया, और ज्यादा फास्ट बना, इसने और ज्यादा अपोज कर दिया। ये इस तरह से इसने इसको अपोज करके ये इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया। फिर मैग्नेटिक फील्ड वीक पड़ गया तो इसने इलेक्ट्रिक फील्ड भी कम बनाया, और मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो हो गया, ये वाला। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये किसने बनाया? ये मैग्नेटिक फील्ड ने इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया, इसकी अपोजिट डायरेक्शन। ये चीज समझ में आ गई? ओके, अब ये कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड है? इज इट फिक्स और इज इट चेंजिंग? चेंजिंग। लेकिन चेंज करने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बनाता है? मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, ये अपने डिस्प्लेसमेंट करने वाले में पढ़ा। ओके, तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो इस मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करेगा। अगर अपोज करेगा तो किधर बनेगा? ये अगर माइनस साइड में है तो वो प्लस साइड में, और अगर ये प्लस है तो वो माइनस साइड में। इसलिए इसकी डायरेक्शन के उल्टी डायरेक्शन में ये बनेगा। तो ये यहां पर बना इस तरह।
पहले छोटा मैग्नेटिक फील्ड, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, और इसकी डायरेक्शन इसके परपेंडिकुलर। ये इसने उल्टा बी बना दिया, इससे उल्टी डायरेक्शन। यहां एक पहले बी बना हुआ था, नेक्स्ट बी बना। अब फिर से हम नंबर 1 पे आ गए। एक चेंज मैग्नेटिक फील्ड इसने बनाया, पर चेंज होता हुआ मैग्नेटिक फील्ड अपने आप क्या बना सकता है? एक इलेक्ट्रिक फील्ड बना सकता है। तो इस मैग्नेटिक फील्ड ने एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया। वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी होगी? अपोजिट टू द वन विच हैज क्रिएटेड इट। इसने इसको क्रिएट किया है, इसको अपोज करने के लिए इसकी उल्टी डायरेक्शन में ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, और जैसे ये बढ़ता है ये उल्टी डायरेक्शन में ये अपना मैग्नेटिक फील्ड इस इलेक्ट्रिक फील्ड को बनाता है, लाइक दिस। और जैसे इसकी ताकत कम होती है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की ताकत भी कम हो जाती है। ये इसने इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया। ये भी एक वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रहा है, अगर ये चेंज हो रहा है तो इसकी क्या कैपेसिटी है? ये मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, तो ये एक मैग्नेटिक फील्ड बनाता है और इसके अपोजिट डायरेक्शन में बनाता है, एंड ये इस एक्सिस पर बनाता है। इसकी एक्सिस हमेशा कौन सी होती है? वाई, और ये इसको किधर बनाएगा? 90 डिग्री पे, यानी कि जेड। इस तरह से इसने ये बी बनाया। तो हम क्या देखते हैं? ई और बी। बोलने के लिए हम जरूर कहते हैं कि पहले ई बना फिर बाद में बी बना, लेकिन ये जो बाद है, कितना बाद है? आंसर है ये ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। जैसे ही ई बना तुरंत सामने हमको बी दिख जाता है। तो देयर इज नो टाइम गैप। ठीक है, टाइम गैप बिल्कुल नहीं होता है। ई बना, बी बना, बी बना, ई बना, आप इसको निकाल लेंगे कितना टाइम होता है ये, यू कैन ऑलवेज फाइंड इट आउट। ओके, तो इस तरह से ई बी इकट्ठे बनते चले जाते हैं, और इसने यहां बनाया, इसने यहां बनाया, इसने यहां बनाया, इसने यहां बनाया। अब आप देखेंगे कि हो क्या रहा है। यहां ये लाल रंग के इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स एक डायरेक्शन में है और ब्लू उसके परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड पर ये बड़ी स्पीड से आगे बढ़ते हैं। कितनी स्पीड से आगे बढ़ते हैं? दैट इज वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। इतनी स्पीड से ये एक के बाद एक आगे बढ़ते चले जाते हैं। रेड इलेक्ट्रिक फील्ड आगे बढ़ रहे हैं, वो मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं, और मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक बनाते हैं, दोनों आगे बढ़ रहे हैं। तो ये अब देखिए, इसने इसको बनाया, 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 तो वो चार्ज क्या कर रहा है जो ऑसिलेट कर रहा था? तो आंसर है उसने अपनी दुकान बढ़ाई और उधर चला गया। वो नहीं है। एक बार चार्ज ऐसा हुआ और उसके बाद चला गया, लेकिन वो इसको बना कर गया। इसने इसको बनाया, ये बनाया, ये बनाया, ये बनाया, ये बनाया, और ये चलते जा रहे, चलते जा रहे। कब तक चलते जाएंगे? एक ऐसा चलना हुआ था, 1 लाख साल हो गए, अभी तक चल रहा है। मतलब ये कभी बंद नहीं होते। कहीं पर हुआ होगा, वहां से ये चलते 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 आज हमारी आंख में घुसा, हमको एक स्टार दिखा। हमने कैलकुलेशन की तो हमको क्या पता लगा कि बाप रे, ये तो 1 लाख साल पहले चला था वहां। तो इसको चलाने वाला कहां है? वो तो कब से कहां खत्म हो गया स्टार, लेकिन लाइट अभी भी आ रही है। ये क्यों आ रही है? क्योंकि इसके पास सेल्फ सस्टेनिंग नेचर होता है। सेल्फ सस्टेनिंग नेचर क्या? इसी का इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा मैग्नेटिक, और इसी का मैग्नेटिक क्या बनाएगा? इसका इलेक्ट्रिक ही मैग्नेटिक बनाएगा। अब इनको बाहर के सोर्स की जरूरत नहीं। ठीक है, और अगर इसमें एनर्जी लॉसेस नहीं हुए, अगर एनर्जी लॉसेस नहीं हुए, तो ये प्रोसेस कब तक चलती रहेगी? अनंत काल तक चलती रहेगी, और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आगे बढ़ती रहेंगी, बढ़ती रहेंगी, जाती रहेंगी। ठीक है, और किस डायरेक्शन में जाएंगे? तो आंसर है कि इन दोनों का जो एक्स और वाई डायरेक्शन है, सॉरी जेड और वाई डायरेक्शन है, जेड और वाई परपेंडिकुलर, एक्स डायरेक्शन में ये जाएगी। ये उस डायरेक्शन में जाती है विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ द ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड,
ये दोनों एक दूसरे के राइट एंगल पर हैं और वेलोसिटी इन दोनों के राइट एंगल पर है। इस तरह से आगे बढ़ते जाती है। दिस इज डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। तो कुछ कुछ बात समझ में आती है कि क्या हो रहा है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में नया चमत्कार क्या था? चमत्कार ये था कि ये ट्रेवल करती है। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ट्रेवल करते हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में एक बड़ी जबरदस्त कैरेक्टरिस्टिक होती है कि ये एनर्जी कैरी कर सकते हैं। एनर्जी कैरी कर सकते हैं यानी कोई भी काम कर सकते हैं और काम करता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जब आती है तो हमारा कोई ना कोई काम कर सकती है। जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आई, इलेक्ट्रिक फील्ड आया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के सामने हमने एंटीना लगा दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें पड़ा, इसके इलेक्ट्रॉन चलने लगे। इस इलेक्ट्रॉन के चलने से एक करंट बनेगी। कैसी करंट बनेगी? जैसा इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वैसी करंट बनेगी। इस तरह से इन्होंने काम किया, वर्क किया, एनर्जी दी। क्या करने में? इलेक्ट्रॉन्स को मूव कराने में। फिर उस इलेक्ट्रॉन को मूव करके करंट बनेगी। उस करंट से जैसा हमने सर्किट बनाया होगा वैसा काम करेगा। देखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चल रही है और इलेक्ट्रिक वेक्टर हमारे एंटीना पर पड़ता है। ये जो व्हाइट लाइन देख रहे हैं जिस पे एरो चल रहा है वो हमारा एंटीना है। जैसा इलेक्ट्रिक फील्ड आता है वैसे चार्जेस उसके मूव करते हैं। ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा ऊपर जाएंगे, नीचे आएगा नीचे आएंगे। इस तरह से करंट फ्लो हो रही है एंटीना में। जैसा जिसका जो ओरिजिनल चार्ज है वो चार्ज वाइब्रेट हुआ होगा, उसने जैसा इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया होगा। जैसे हमने चार्ज को मूव किया, थोड़ा मैं आगे की बात आपको बताता हूं। हमने चार्ज को ऐसे मूव किया। कैसे किया? एक माइक लिया, इस माइक में हमने बोला, बोलने से चार्ज ऐसे ऑसिलेट हुआ। अगर चार्ज ऑसिलेट हुआ तो वो क्या निकालेगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चली गई। किसने बनाई ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव? हमारे साउंड ने बनाई। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चलते 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 1 लाख साल बाद बहुत करोड़ों मील दूर किसी स्टार पे पहुंचती हैं, किसी प्लेनेट पर पहुंचती हैं। वहां एक आदमी एंटीना लगा के बैठा है। उसके पास जो LCR सीरीज सर्किट है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? जितनी हमारी फ्रीक्वेंसी थी बोलने की। तो दोनों में क्या हो गया? रेजोनेंस, ट्यूनिंग हो गई। ट्यूनिंग होने से इसमें करंट बनी, उसके रेडियो में करंट बनी और उस करंट को उसने स्पीकर से जाने दिया। स्पीकर में हमारी आवाज आ गई। क्यों? क्योंकि वो करंट कौन सी बनी? जैसा इलेक्ट्रिक फील्ड बना। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा बना? जो सोर्स ने बनाया। सोर्स कौन है? हमारा माइक्रोफोन। और माइक्रोफोन में हम बोल रहे हैं, इसलिए करंट बनी। वो लास्ट में जाके वही करंट बनाएगी और वो आवाज आती है। इस तरह से आदमी, यहां के साइंटिस्ट रेडियो लेके बैठे रहते हैं कि कहीं से आवाज आएगी, आती है। फिर हम ढूंढते रहते हैं कि आवाज कहां से आ गई, इसका सोर्स क्या हो सकता है। दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। कहीं ना कहीं से कोई ना कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चलते हुए आई। समझ में आया? हो सकता है रिफ्लेक्ट होते हुए आई। जैसे 4 पीढ़ी पहले हमारे दादाजी ने कुछ बोला, दादा के दादा के दादा ने कुछ बोला 400 साल पहले, और उसकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बन गई। बोला नहीं। जैसे अभी आप मुझे देख रहे हैं, क्यों देख रहे हैं? मेरी बॉडी से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जा रही है जो कि आपकी आंख में जाती हैं। आपकी आंख में जाती हैं, एक इमेज बनाती हैं, करंट बनाती हैं, ब्रेन में करंट बनाती हैं और आपको मैं दिखता हूं, इमेज दिखती है मेरी। ठीक है? टीवी में जब आप किसी को देखते हैं तो यही काम होता है। वहां से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आती है। उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का नाम क्या है? लाइट। वो जो लाइट आती है हमारी आंख में पड़ती है। हमारे आंख के अंदर एंटीना है। उस एंटीना का नाम क्या है? इसमें पढ़ा है आपने? कोन्स एंड रॉड्स, ये एंटीना है। ओके, उस एंटीना में पड़ता है। उसके अंदर इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण करंट बनेगी। वो रॉड एंड कोन किससे जुड़े? हमारे ब्रेन से। वो करंट ब्रेन में चली जाती है। ब्रेन में जाती है, एक सेंसेशन होता है। उस सेंसेशन का नाम क्या है? देखना। तो इस तरह हमने देखा। किसकी एनर्जी से देखा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की एनर्जी से देखा। वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किस सोर्स से निकली है? जहां पिक्चर है, जहां ऑब्जेक्ट है,
तो आप सब से एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकलती है, मेरी आंख में पड़ती है, तो मैं आपको देखता हूं। ये हमने जनरल भाषा बना ली। फिजिक्स की भाषा क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आती है आपके पास से, तो उसके इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी आईज में करंट बनाते हैं, वो करंट ब्रेन में जाती है, सेंसेशन होता है, उस सेंसेशन को मैं याद कर लेता हूं। क्या याद करता हूं? कि इसकी शक्ल ऐसी दिखती है। वो एक तरह का इलेक्ट्रिकल सेंसेशन है। ठीक है, तो इतनी सुंदर चीज को हम लोग फिजिक्स में बिगाड़ देते कि ये क्या है? ये एक इलेक्ट्रिकल सेंसेशन है, एक इलेक्ट्रिकल वोल्टेज है, एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल है। ठीक है, ओके। तो मैं ये कह रहा था कि आज से 400 साल पहले हमारे दादाजी जब खटिया बिछाकर बैठे थे बाहर, तो वहां से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकली, सन से आई और उनकी बॉडी से निकली। वो जा रही हैं, जा रही हैं, जा रही हैं, डिस्ट्रॉय तो होती नहीं। हमने एक प्लेन बनाया जो कि उससे भी फास्ट चलता है, लाइट से भी फास्ट, और हम ऐसा आगे गए, और आगे जाके ये वेव जा रही हैं, हम इधर से गए, इसके सामने जाके खड़े हो गए। ये वेव आई, हमारी आंख में टकराई, हमको क्या दिखेगा? ये हमारे दादाजी खटिया लगा के बैठे, 400 साल पुरानी बात। ये फिक्शन है और आप लोग इस फिक्शन को देखते हैं, लेकिन इस फिक्शन के पीछे इसको क्या कहते हैं? टाइम मशीन। ओके, टाइम मशीन को छोड़िए, खैर ये एक फिक्शन है और फिजिक्स के प्रिंसिपल से ये सच हो सकता है। क्यों? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मूव कर रही हैं। अगर हम कोई ऐसा डिवाइस बना लें, अभी तक नहीं बना पाए, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से फास्ट चलता है, क्योंकि हमारा ही प्रिंसिपल है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से फास्ट कुछ नहीं चल सकता, इसलिए वो इम्पॉसिबल है। अभी तक की जो हमारी साइंस है उससे इम्पॉसिबल है। पर अगर ऐसा होगा तो हम अपने पूर्वजों को देख सकते, हिस्ट्री को देख सकते। क्यों? हम ये सोचते हैं कि वो वाली लाइट वेव अभी भी स्पेस में कहीं ना कहीं ट्रेवल कर रही होगी, हो सकता है हम उसको इंटरसेप्ट कर सकें। तो ये प्रॉपर्टी किसकी है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की। कौन सी प्रॉपर्टी है? कि वो सेल्फ सस्टेनिंग होती हैं, अपने आप एक के बाद एक भाग्य से चली जाती हैं, अब उनको पीछे का सोर्स नहीं चाहिए। समझ में आया? तो दिस इज ए वंडरफुल प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, दे कैन कैरी एनर्जी। ओके, उसके बाद हाँ, अगर इनके पास एनर्जी होती है, जो दो चीजें हमने पढ़ी, एक सोर्स क्या होता है, व्हाट विल बी योर आंसर फॉर सोर्स? एन एक्सेलरेटिंग चार्ज इज सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। दूसरा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर कंटेंट क्या होते हैं, तो हमारा आंसर क्या होगा? वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड आर द कंटेंट्स इनसाइड ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ओके, तीसरी चीज हम आगे तीसरी चीज ये लेते हैं कि क्या उसको आगे बढ़ने के लिए कोई मटेरियल मीडियम चाहिए? आंसर है नो, इट डज नॉट नीड एनी मटेरियल। ओके, अगर उसको कोई मटेरियल नहीं चाहिए, डू नॉट नीड एनी मटेरियल मीडियम, उसको आगे बढ़ने के लिए कोई मीडियम नहीं चाहिए, मटेरियल मीडियम नहीं चाहिए। ठीक है, कई साइंटिस्ट ये सोचते हैं कि स्पेस में एक ऐसा मटेरियल है जो हमको दिखता नहीं है, एंड दैट इज ईथर, जो कि सब तरफ फैला हुआ है, और उस ईथर में ही ये वेव्स पैदा होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। पर हम लोग कोई उसका सबूत नहीं दे सकते। क्यों नहीं वो सबूत दे सकते इसका? क्योंकि हम उसी के अंदर रहते हैं। अगर हम उसके बाहर जाएंगे तो उसको आपको दिखा सकते हैं कि ये देखो ईथर है, पर जब हम उसके अंदर हैं तो हम आपको नहीं दिखा सकते। ठीक है, तो इसलिए उसका प्रेजेंस का हमारे पास कोई सबूत नहीं है, तो इसलिए हम मानते नहीं है, कुछ नहीं है, और उसका नाम हमने रखा फ्री स्पेस। ओके, तो ये जो फ्री स्पेस है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड ट्रेवल कर सकता है, मैग्नेटिक फील्ड भी उसमें ट्रेवल कर सकता है। फ्री स्पेस के पास दो चीज होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड को कैरी करने दे सकता है, मैग्नेटिक फील्ड को भी कैरी करने दे सकता है, और दोनों की क्वांटिटी को वो काट देता है, कम कर देता है, एक को एप्सिलॉन नॉट और एक को म्यू नॉट। ओके, तो
मटेरियल मीडियम इसको नहीं चाहिए। इसके साथ एक प्रॉपर्टी और जुड़ी हुई है, अगर इसको मटेरियल मीडियम नहीं चाहिए मान गए, लेकिन अगर हमने मीडियम दे दिया तो क्या होगा, ये ट्रैवल करेगा कि ट्रैवल नहीं करेगा? तो आंसर है इट डिपेंड्स अपॉन मटेरियल। अगर वो मटेरियल ग्लास है तो ये उसके अंदर से ट्रैवल कर जाएगा, ग्लास के आर पार दिखता है हमको। और अगर वो मटेरियल लकड़ी है, वुडन बोर्ड है, तो ट्रैवल नहीं करेगा। ये दो चीजों पे डिपेंड करता है, सॉरी नॉट वन, दो चीजों पे। एक मटेरियल कौन सा है, दूसरा वेव कौन सी, ठीक है, ये इस पर डिपेंड करता है। अगर हमारी वेव एक्सरे है और बीच में हमने लकड़ी लगाई है, एक्सरे नहीं रुकेंगी, निकल जाएंगी उसमें। अगर लाइट वेव है रुक जाएगी, रेडियो वेव है इसको जंप करके चली जाएगी, दूसरी तरफ पहुंच जाएगी। इस तरह से दो चीजों पर डिपेंड करता है, एक मटेरियल और दूसरा उसका कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दी वेव। इन पर यह डिपेंड करेगा कि वो उसको पार कर सकती है कि नहीं। एक चीज हमने देखी कि जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किसी मीडियम के थ्रू जाती है, उससे जाती है तो उसकी वेलोसिटी में चेंजेस आ जाते हैं। वेलोसिटी में चेंजेस क्यों आते हैं? दैट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग फिनोमिना। It can pass through many material mediums. Depending on characteristic of material and weight. मटेरियल का कैरेक्टरिस्टिक कैसा है, वेव का कैरेक्टरिस्टिक, इन दोनों पर डिपेंड करता है कि वो मटेरियल से जाएगी या नहीं जाएगी। अब हम उस स्ट्रक्चर को समझना चाहते हैं कि ये जब मटेरियल में से जाती है तो आखिरकार कैसे जाती है। क्या ये रास्ते में मटेरियल से टकराती नहीं? उसके एटम होते हैं, अगर उससे टकराती है तो कैसे बिहेवियर करती है? इसको तो रुक जाना चाहिए। ओके, अब इसको जरा समझिए कि किस तरह से ये काम। एक इलेक्ट्रॉन के हिलने से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकलती है। क्यों? इलेक्ट्रॉन चार्ज है और चार्ज ऐसे ऑसिलेट हुआ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकलेगी। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकली, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आकर इस ग्लास पार्टिकल के अंदर ऐसे गई, सामने एक इलेक्ट्रॉन मिला, उस इलेक्ट्रॉन को इसने एनर्जी दे दी, उसको एनर्जी दे दी, एब्जॉर्ब हो गई, खत्म हो गई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। उसको जब एनर्जी दी तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? चलेगा, क्योंकि उसको एनर्जी मिली। वो ऐसे चला और उसने जाके अगले इलेक्ट्रॉन को टक्कर मारी। अगला इलेक्ट्रॉन ऐसे चला, जब अगला इलेक्ट्रॉन ऐसे चलता है तो सामने तीसरा इलेक्ट्रॉन पड़ेगा तो टक्कर मारेगा, नहीं पड़ेगा तो क्या होता है? सुनो, अगर नहीं पड़ेगा तो ये इलेक्ट्रॉन ऐसे ऑसिलेट होके आया और इस ऑसिलेशन के कारण, इस ऑसिलेशन यानी कि कौन सा मोशन हुआ? ये एक्सिलरेटेड मोशन। इस एक्सिलरेटेड मोशन के कारण उसने एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बना दी। तो जब इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिली, वो दो काम कर सकता था, या तो हिलकर मूव करके दूसरे इलेक्ट्रॉन को पुश कर दे, और अगर सामने दूसरा इलेक्ट्रॉन नहीं मिला तो क्या कर दे? अपनी एनर्जी को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बना देगा, एक फोटोन बना देगा। एनर्जी वेस्ट नहीं होती, तो एनर्जी उसकी किसमें कन्वर्ट हो जाएगी? या तो दूसरे इलेक्ट्रॉन को हिलाने में कन्वर्ट हो जाएगी, और या ऐसे जाके आया तो इसने क्या बना दिया? एक ईएम वेव बना दी, जिसको आइंस्टाइन ने बोला फोटोन बना दिया। तो इसका फोटोन आगे गया, अभी मीडियम है, यहां से एक इलेक्ट्रॉन ऐसे आया, उसने दूसरे इलेक्ट्रॉन को पुश किया, उसके बाद इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इसकी एनर्जी क्या बन गई? अंदर में ही एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बन गई, फोटोन बन गई। वो फोटोन ऐसे जा रहा है, फिर एक इलेक्ट्रॉन पड़ गया, उसको उसने पुश कर दिया, फोटोन एब्जॉर्ब हो गया, और इलेक्ट्रॉन में मोशन आ गया, उसमें ऑसिलेशन आ गया, इलेक्ट्रॉन ऐसा चला, उसने अगले इलेक्ट्रॉन को पुश कर दिया। उसके बाद इलेक्ट्रॉन नहीं है, मीडियम खत्म हो गया, तो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन जब ऐसे हिलेगा तो वो क्या पैदा करेगा? फोटोन, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और हमने देखा
कि वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मीडियम से निकल के सामने आ गई। अब हम इधर खड़े हैं मीडियम के, हम क्या देखते हैं, उधर से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंटर हुई थी और लास्ट में इधर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आ गई। हमने क्या कहा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव उसके अंदर से चल के आ गई। नीचे देखिए फोटोन जा रहा है और कोई वैक्यूम है, कोई मीडियम नहीं है, किसी से नहीं टकराता है, लेकिन ऊपर वाला तो टकरा चुका। फिर से देखिए ऊपर में एक फोटोन आता है और इलेक्ट्रॉन से टकराएगा। जब ये इलेक्ट्रॉन से टकराएगा, अपनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को दे दिया, इलेक्ट्रॉन मूव किया, उसने दूसरे इलेक्ट्रॉन को हिलाया, फिर वहां से फोटोन बना, फिर लास्ट इलेक्ट्रॉन ने फिर फोटोन। लेकिन अंदर में क्या क्या हुआ, क्या ये वही वेव है जो एंटर की थी? वो तो पहले ही इलेक्ट्रॉन में एब्जॉर्ब हो गई। उस इलेक्ट्रॉन ने मोशन दूसरे को दिया, दूसरे ने तीसरे को दिया, तीसरे के बाद अगर गैप था तो उस बीच वाले गैप में फिर से क्या पैदा हो गई, अंदर ही अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पैदा हो गई और फिर उसने चौथे इलेक्ट्रॉन को हिट किया और जब लास्ट इलेक्ट्रॉन को हिट किया, जिसके बाद कोई इलेक्ट्रॉन नहीं था, तो उस इलेक्ट्रॉन ने वही फोटोन बना दिया, वही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बना दी। कैरेक्टरिस्टिक चेंज नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि जो ओरिजिनल ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी थी वही पहले इलेक्ट्रॉन को मिली थी, उसी फ्रीक्वेंसी से उसने दूसरे को हिलाया, उसी से उसने लास्ट को हिलाया, उसी फ्रीक्वेंसी की नई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनके बाहर आ गई। हमको पता ही नहीं चला। हम क्या सोचते हैं, वही वेव आ रही है, क्योंकि उसकी कैरेक्टरिस्टिक वही है। इस तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किसी मीडियम को पार करती है। अगर वो इस तरह से पार करती है तो एक दूसरी चीज मैं आपको सोचने बोलता हूं, अगर इस मीडियम में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं था, फ्री स्पेस है, एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं पड़ा, यहां से एंटर किया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ने ऐसे चल के आ गया। दूसरे में अगर मीडियम है, इसको 10 जगह टकराना पड़ा, टाइम कितने ज्यादा लगेगा, राइट? तो एक डिस्टेंस ट्रेवल करने में जिसको ज्यादा टाइम लगेगा, हमने कैलकुलेशन की डिस्टेंस अपॉन टाइम, वेलोसिटी। अगर उसको टाइम ज्यादा लग गया तो उसकी वेलोसिटी कैसी हो गई, कम। इसलिए जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किसी मीडियम में जाती है तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, ठीक है? और जितनी वेलोसिटी कम होती है वो हम उसको उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। वेरी सिंपल। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मीडियम के अंदर से जा सकती है, उसका इफेक्ट क्या होगा, इट्स वेलोसिटी विल डिक्रीज इन द मीडियम। तो उसी चीज को हम नोट कर लेते हैं। इट कैन पास थ्रू मेनी मटेरियल मीडियम डिपेंडिंग अपॉन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मटेरियल एंड वेव। और जब ये उसके अंदर से जाएगी तो क्या होगा, द वेलोसिटी ऑफ EM wave will decrease, okay, while passing through medium. ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाला ब्लू कलर, उसमें वेलोसिटी ज्यादा गिरती है, ज्यादा डाउन होती है, क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है तो उसके लॉसेस बहुत ज्यादा होते हैं। रेड के लॉसेस कम होते हैं तो उसकी फ्रीक्वेंसी, उसकी वेलोसिटी का परसेंटेज कम गिरता है। तो अगर रेड में वेलोसिटी 20% कम होगी तो ब्लू वाले में वेलोसिटी 23% कम होगी, ज्यादा कम होती है। क्यों? क्योंकि उसके वाइब्रेशन ज्यादा हैं और हर एक वाइब्रेशन में लॉसेस होते हैं। अगर उसके वाइब्रेशन ज्यादा हैं तो उसके लॉसेस भी ज्यादा होंगे। एनीवे, इसको और डिटेल में जब हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ेंगे तब उसको देखेंगे। फिलहाल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के चैप्टर में इतना ही है कि वेलोसिटी उसकी कम हो जाती है और डिफरेंट वेव्स की वेलोसिटी डिफरेंट कम होती है। अच्छा, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स दो तरह के नेचर रखती हैं, एक होती है ट्रांसवर्सल वेव और एक लॉन्गिट्यूडनल वेव। ट्रांसवर्सल वेव कौन सी होती है, जिसकी वेलोसिटी इधर है और वाइब्रेशन ऐसे, जैसे वाटर वेव, पानी की जो लहरें उठती हैं वो ऐसे आगे बढ़ती हैं और उठती ऐसे हैं। स्ट्रिंग वेव, एक रस्सी को हमने यहां से ऐसे हिलाया और उसका वाइब्रेशन वहां चला गया, तो वाइब्रेशन जाने की डायरेक्शन ऐसी है लेकिन रस्सी के पार्टिकल ऐसे चल रहे हैं। ये कौन सा नेचर है, ट्रांसवर्सल। दूसरा साउंड वेव,
साउंड में पार्टिकल ऐसे ऐसे हिलता है, इसने आगे वाले को दबाया, इसने आगे वाले को दबाया, इसने आगे वाले को दबाया, इस तरह से वेव ऐसे आगे बढ़ती है और पार्टिकल भी ऐसे ही ऑसिलेट करते हैं, दोनों की एक ही डायरेक्शन होती है। ये क्या होता है? लॉन्गिट्यूडनल वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का नेचर क्या है? लॉन्गिट्यूडनल या ट्रांसवर्सल? तो याद रखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का नेचर ट्रांसवर्सल। इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन इधर है, वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू इट, इसलिए ये कौन सा नेचर रखती है? ट्रांसवर्सल नेचर। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि शुरू में 50 साल तक स्कूल में, कॉलेज में ये पढ़ाया जाता था दैट लाइट इज ए लॉन्गिट्यूडनल वेव, क्योंकि न्यूटन ने जो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, साउंड वेव्स के बारे में बताई थी, दैट वाज वेरी ट्रू कि वो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं। और जिस तरह से साउंड वेव बिहेव करता है, कुछ लाइट भी वैसा ही बिहेव करती है, रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्रैक्शन होता है, ये सब होती हैं। तो ये सोचा गया कि लाइट भी कैसी है? लॉन्गिट्यूडनल। बाद में मैक्सवेल ने इक्वेशंस बनाए और मैक्सवेल ने मैथमेटिकली ये प्रूफ कर दिया कि ये ट्रांसवर्सल वेव होती हैं। उसका मैथमेटिकल फॉर्मूला हम लोग भी पढ़ सकते हैं, लेकिन अभी आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए हम लोग उसको प्रूफ को नहीं पढ़ेंगे। यू विल सिंपली रिमेंबर द रिजल्ट दैट electromagnetic waves, the electric field and magnetic field are perpendicular to the direction of velocity. Therefore, these are supposed to be transversal waves. ये फैक्ट को हम याद कर लेते हैं कि इनका नेचर कैसा है। द नेचर ऑफ EM waves ट्रांसवर्सल। ये इसका नेचर है। उसके बाद वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। वेलोसिटी ऑफ EM वेव्स, ये भी मैं बनाई और ये उन्होंने बताया कि ये जो वेलोसिटी है, इस वेलोसिटी, इसके जो इक्वेशन बनाए उससे बना दैट वेलोसिटी इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइडेड बाय मैग्नेटिक फील्ड। वेलोसिटी का फॉर्मूला, ओके। और इससे प्रूफ करके बताया गया दिस वेलोसिटी कम्स टू 3 × 10⁸ E ये लिख सकते हैं और वी कैन राइट इट दैट C इज इक्वल टू E0/B0, पीक वैल्यूज लेके, ओके। ये किसी भी मीडियम के लिए, ये वाला फॉर फ्री स्पेस, और ये जो वेलोसिटी है, दिस इज ए वेरी फास्ट वेलोसिटी और इसकी वैल्यू आपको याद। तो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन फ्री स्पेस ये होती है 2.9974458 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और अगर हम सिग्निफिकेंट फिगर के हिसाब से तो सिर्फ 2 सिग्निफिकेंट फिगर में या 1 सिग्निफिकेंट फिगर में रखेंगे तो कितना हो जाएगा? 3.0। इस हम लोग क्या याद कर लेते हैं? वेलोसिटी ऑफ लाइट 3.0 × पावर 8। पर फिजिक्स में अगर एग्जैक्ट पढ़ेंगे देन दिस इज द राइट वैल्यू। इसके बाद और भी हो सकता है, कुछ होगा, लेकिन हमने सिग्निफिकेंट फिगर यहीं तक ली है राउंडिंग करके, ओके। तो दिस इज वेलोसिटी ऑफ लाइट। ये वेलोसिटी ऑफ लाइट किस पर डिपेंड करती है? तो ये वेलोसिटी ऑफ लाइट इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड पर डिपेंड करती है। इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ और मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ ये खुद किस पर डिपेंड करती है? तो आंसर है ये हमारे फ्री स्पेस की, मीडियम की 2 प्रॉपर्टी पर डिपेंड करती है। ये प्रॉपर्टीज हैं परमिटिविटी एंड परमिएबिलिटी। इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड बनते हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से वेलोसिटी डिसाइड होती है। इसलिए इन दोनों का रिलेशन हमने परमिएबिलिटी से और परमिटिविटी से जोड़ा और एक डेरिवेशन और किया। उस डेरिवेशन का आप याद रखेंगे दैट वेलोसिटी C is related to
to permittivity and permeability, and that C is equal to 1 upon root mu naught epsilon naught. ओके, ये रिलेशन है इसका म्यू से और एप्सिलॉन से. ओके, इसे नोट कर लीजिए. वेलोसिटी ये फ्री स्पेस के लिए है, और अगर हम किसी मीडियम में वेलोसिटी लेते हैं तो हम उसको सी लिखेंगे, तो उसको वी लिखेंगे. सी कब लिखना है? व्हेन द वेलोसिटी इन द फ्री स्पेस, और वी कब लिखना है? व्हेन इट इज इन ए मीडियम. तो वी कितना होता है? तो v इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट म्यू इंटू एप्सिलॉन. ये है वेलोसिटी. ठीक है, म्यू ऑफ द मीडियम, एप्सिलॉन ऑफ द मीडियम. और अगर मीडियम फ्री स्पेस है तो दोनों में नॉट लगा दीजिए. और ये वाली वेलोसिटी किसमें है? फ्री स्पेस में. मीडियम में जाएगा तो जो प्रोसेस हमने डिस्कस की कम हो जाएगा. ठीक है, ओके. तो दिस इज अबाउट वेलोसिटीज. वेलोसिटी के दो इक्वेशन आप याद रखेंगे, एक ये इक्वेशन है और एक ये इक्वेशन है. फ्री स्पेस में इसकी वैल्यू आपको याद रखनी है. ठीक है, ओके. अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन. सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हम लोग लाइट में जाके पढ़ेंगे. दैट इलेक्ट्रिक वेक्टर ऑफ टू वेव्स व्हेन दे कम एट वन प्लेस दे गेट ए कॉम्बिनेशन, एंड दैट कॉम्बिनेशन रिजल्टेंट इज इफेक्टिव. तो जब भी दो वेव्स आएंगी उन दोनों का रिजल्टेंट इस लॉ से बनेगा, बाय द वेक्टर एडिशन लॉ. दोनों के इलेक्ट्रिक फील्ड आपस में ऐड हो जाएंगे और ऐड होने से रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा. ये वाला प्रिंसिपल क्या कहलाता है? दिस प्रिंसिपल इज नोन एज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन. सो इट फॉलोज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन. EM waves follow लाइट में हम लोग इसको बहुत डिटेल में पढ़ेंगे और इस एक्सरसाइज भी करेंगे. सुपरपोजिशन फिलहाल आप ये कर सकते हैं कि दो सिमिलर नेचर के वेक्टर का जो वेक्टर एडिशन होता है, वेक्टर एडिशन हो सकता है. दैट प्रिंसिपल इज superposition principle, and that is applicable in electromagnetic wave because electric field and magnetic field are vector quantities. Okay, अगली प्रॉपर्टीज हम लेते हैं. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैरी एनर्जी. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैरी एनर्जी, और ये जो एनर्जी है ये कितनी होती है? अब यहां पर एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है. ये बताइए, एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है. ओके, इसके लिए साइंटिस्ट पॉइंटिंग ने हमको एक चीज बताई, एक उन्होंने चीज बनाई, दैट इज नोन एज पॉइंटिंग वेक्टर. पॉइंटिंग वेक्टर. पॉइंटिंग वेक्टर इज वेक्टर ऑफ एनर्जी. हम लोग जानते हैं कि एनर्जी एक स्केलर क्वांटिटी है, उसका वेक्टर कैसा? तो उनका यह कहना था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में कौन आगे बढ़ता है? डिस्टरबेंस. क्या लेके आगे बढ़ता है? डिस्टरबेंस, एनर्जी. तो एनर्जी यहां थी, फिर 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 यहां थी. इस डायरेक्शन में जा रही है एनर्जी. अगर वाइब्रेशन, चार्ज का वाइब्रेशन अगर ऐसे हुआ है, ऑसिलेशन ऐसे हुआ है, तो कंपल्सरली एनर्जी किस डायरेक्शन में जाएगी? इस डायरेक्शन में जाएगी, परपेंडिकुलर टू. वो एनर्जी ऐसे नहीं जाएगी, यानी वो वाली वेव ऐसे नहीं, ऐसे ही जाएगी. तो यहां पर एनर्जी के साथ क्या जुड़ गया? डायरेक्शन. और जिस चीज के साथ डायरेक्शन जुड़ जाएगी, जिसके डिस्क्रिप्शन में डायरेक्शन जुड़ जाएगी, वो क्वांटिटी क्या बन जाती है? वेक्टर. तो जो मूविंग एनर्जी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में, जो प्रोपेगेटिंग एनर्जी है, दैट इज ए वेक्टर क्वांटिटी. सिर्फ एनर्जी होती तो क्या होती? स्केलर क्वांटिटी. बट वेव जिस एनर्जी को लेके चलती है, दैट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, और इसको हम कहते हैं पॉइंटिंग वेक्टर. पॉइंटिंग वेक्टर क्या हमको देता है? एक सेकंड में जितनी एनर्जी जिस डायरेक्शन में जाएगी
उसको हम बोलेंगे पॉइंटिंग वेक्टर। उसका मैग्नीट्यूड कितना, एक सेकंड में जितनी एनर्जी बनती है उसकी डायरेक्शन कौन सी, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर उसकी डायरेक्शन। अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, तो ये डायरेक्शन किसकी है, वेव की। इसको हम बोलेंगे ये पॉइंटिंग वेक्टर की डायरेक्शन। क्यों, I क्रॉस J इज इक्वल टू के, ये रहा I, ये रहा J, I क्रॉस J इज इक्वल टू के, जो दोनों के परपेंडिकुलर है। हम जिधर भी I J K को घुमा सकते हैं, हमारी मर्जी है। तो I J K, अगर आप I वाला लेते तो J क्रॉस K इज इक्वल टू I, तो ये रहा J, ये रहा K 90 डिग्री, एंड J क्रॉस K इज इक्वल टू I। I की तरफ कौन है, वेलोसिटी, I की तरफ कौन जा रहा है, एनर्जी। तो J किस डायरेक्शन में है, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड की इस डायरेक्शन है, एनर्जी प्रोपेगेशन की। तो एनर्जी प्रोपेगेशन वेक्टर हुआ कि नहीं, वेक्टर हुआ। J क्रॉस K इज इक्वल टू I वेक्टर, तो ये वेक्टर होता है। इस वेक्टर का नाम क्या है, पॉइंटिंग वेक्टर। तो नोट करिए, पॉइंटिंग वेक्टर पॉइंटिंग वेक्टर S इज इक्वल टू E क्रॉस B। ये पॉइंटिंग वेक्टर होता है। J क्रॉस K इज इक्वल टू I। आ गया। तो पॉइंटिंग वेक्टर होता क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए एंड दिस विल बी ए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। जरूरी है, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में ही आपको J क्रॉस K इज इक्वल टू I मिलता है। इसलिए E और B में कौन सा मल्टीप्लीकेशन होता है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, एंड दैट गिव्स द पॉइंटिंग वेक्टर। क्योंकि अगर हम ये बोलेंगे E और B को मल्टीप्लाई करिए उससे एनर्जी मिलेगी, देन टेक्निकली इट इज रॉन्ग। क्यों, दो वेक्टर को जब हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो क्या मिलता है, वेक्टर मिलता है। और इस बात को थोड़ा सीरियसली सुनिए, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज इक्वल टू वर्क, दैट इज ए स्केलर क्वांटिटी। कैसे स्केलर मिल गया, सब स्केलर मिला व्हेन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन द सेम डायरेक्शन, तभी वर्क होता है। तो स्केलर कब मिलता है, जब दोनों वेक्टर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक डायरेक्शन में होते हैं। और अगर दोनों 90 डिग्री पे हो गए तो क्या होगा, J क्रॉस K इज इक्वल टू I। तो तीसरी चीज हमको क्या मिलने वाली है, वेक्टर, दैट इज वेक्टर प्रोडक्ट। अब इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड कैसे हैं, राइट एंगल टू ईच अदर। अगर ये राइट एंगल टू ईच अदर हैं तो इनका प्रोडक्ट स्केलर प्रोडक्ट होगा कि वेक्टर होगा, वेक्टर प्रोडक्ट होगा कंपल्सरी। तो इसका रिजल्ट हमको क्या मिलेगा, इसका प्रोडक्ट क्या मिलेगा, वेक्टर। लेकिन इसका प्रोडक्ट मिल क्या रहा है, एनर्जी। तो वो वेक्टर कैसे हो गई, तो हमने कहा उस एनर्जी की डायरेक्शन फिक्स है। कौन सी डायरेक्शन है उसकी, तीसरी डायरेक्शन, और इसलिए वो वेक्टर है। तो उस वेक्टर का नाम क्या रखा गया, पॉइंटिंग वेक्टर। अब समझ आ रहा है। तो पॉइंटिंग वेक्टर इज व्हाट, एनर्जी इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन, और इसकी क्वांटिटी कितनी, E क्रॉस B। दिस इज पॉइंटिंग वेक्टर। अगर हम इसको डिफाइन करना चाहें तो हमारे पास इसकी डेफिनेशन है, एक सेकंड में जितनी एनर्जी प्रोपेगेट होगी दैट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ पॉइंटिंग वेक्टर, एंड हाउ मच, व्हाट इज द डायरेक्शन, परपेंडिकुलर टू बोथ E and B। दिस इज द पॉइंटिंग वेक्टर। एनर्जी परपेंडिकुलर टू बोथ E एंड B, ये है पॉइंटिंग वेक्टर। ठीक है, अगर आपको समझ में आया है तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो भी आप कुछ कह सकते हैं, ये एनसीईआरटी में नहीं है। ठीक है, लेकिन पॉइंटिंग वेक्टर इतना इंपॉर्टेंट है कि इसको छोड़ना नहीं चाहिए था, और पढ़ने
करने के बाद आपको समझ भी आ रहा है कि ये एक ऐसा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, व्हाट इज पॉइंटिंग वेक्टर। ओके, अब इसके बाद अगली चीज हम लेते हैं कि क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के पास मोमेंटम होता है। मोमेंटम मोमेंटम बड़ी एक जबरदस्त क्वांटिटी है, हम लोग इसको पढ़ चुके हैं। क्यों, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है मोमेंटम की? क्योंकि मोमेंटम ही होता है जिसके कारण फोर्स लगता है, और हमारी लाइफ में हर जगह पर फोर्स लग रहा है। फोर्स बनाता कौन है? सेकंड लॉ क्या कहता है या फर्स्ट लॉ क्या कहता है? चेंज इन मोमेंटम मेक्स द फोर्स। तो अगर फोर्स बनाना है तो सबसे पहली चीज क्या होना चाहिए? मोमेंटम। उसमें चेंज होगा तो फोर्स लगेगा। तो मोमेंटम इज सो इंपॉर्टेंट। जिस चीज के पास मोमेंटम होगा उसके पास एक कैपेबिलिटी होती है। किस चीज की कैपेबिलिटी? फोर्स लगाने की कैपेबिलिटी। ठीक है, तो याद रखिए मोमेंटम कौन सी कैपेबिलिटी है? इज इट स्ट्रेंथ और इज इट एनर्जी? आंसर, इट इज स्ट्रेंथ। मोमेंटम, जिस चीज के पास मोमेंटम है उसके पास फोर्स बनाने की कैरेक्टरिस्टिक हो सकती है, फोर्स बनाने की स्ट्रेंथ हो सकती है। ओके, तो मोमेंटम की डेफिनेशन। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के पास मोमेंटम होता है या नहीं होता है? तो हमने जो क्लासिकल फिजिक्स पहले अभी तक पढ़ी है, मैकेनिक्स जो पढ़ा है, उसमें हमने क्या पढ़ा है कि मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है? मास इनटू वेलोसिटी। ओके, उसी बेसिस पर हमको याद है कि मास इनटू वेलोसिटी, यानी जिस ऑब्जेक्ट के पास मास है, जिसके पास वेलोसिटी है, उसके पास मोमेंटम है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इसका तो मीडियम ही नहीं है, बिना मीडियम के ये ट्रेवल कर रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है, इसके पास कोई मास नहीं है, ऐसा हम सोचते हैं। अगर इसके पास मास नहीं है तो इसका मोमेंटम कितना होगा? जीरो। इसका मोमेंटम नहीं होना चाहिए, लेकिन इसके पास मोमेंटम होता है। अब अगर मास नहीं है तो मोमेंटम कैसे हो सकता है? हो ही नहीं सकता। तो दोनों में से एक ही चीज सच हो सकती है, या तो इसके पास मास होगा या हमारी मोमेंटम की डेफिनेशन गलत है, या आप इस बात के लिए मान जाइए कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के पास मोमेंटम नहीं होता। तो हम नहीं मानते, हम ये कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के पास मोमेंटम होता है। ठीक है, अगर मोमेंटम होता है तो मास नहीं होता, इस बात को मान जाइए, हम मान गए। तो फिर मोमेंटम कैसे हो सकता है? तो हमने कहा कि मास होना जरूरी है क्या? आपने कहा हाँ, मोमेंटम की डेफिनेशन ही क्या है? मास इनटू वेलोसिटी। तो इसके लिए मैक्सवेल ने कहा ये गलत है, m इंटू वी गलत है। गलत नहीं है। पहले उन्होंने हमको इलेक्ट्रिक करंट के बारे में क्या बताया था कि जो हमारी इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन है वो डेफिनेशन कैसी थी? इनसफिशिएंट, अधूरी थी, और एक पार्ट उन्होंने जोड़ दिया। वैसे ही मोमेंटम में भी उन्होंने काम किया कि मोमेंटम की डेफिनेशन आपकी अधूरी है, मोमेंटम की डेफिनेशन को चेंज करिए, और बड़े मजेदार तरीके से हमने इसको चेंज किया। देखिए मोमेंटम क्या होता है, उसकी फॉर्मूला क्या है? m इंटू वी। एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? चलने वाली चीज की एनर्जी हाफ mv स्क्वायर। ठीक है, तो एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। हाफ तो खैर एवरेज है, इसलिए बेसिकली एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? mv स्क्वायर। व्हेन ए बॉडी स्टार्ट मूविंग और उसकी वेलोसिटी v आ गई है, तो शुरू में उसके पास एनर्जी कितनी थी? mv स्क्वायर, जीरो। बाद में उसके पास एनर्जी कितनी थी? mv स्क्वायर। दोनों का एवरेज बनाया, कितना आया? हाफ। तो हाफ एवरेज करने के लिए है। फंडामेंटल फॉर्मूला एनर्जी का क्या है? mv स्क्वायर। ठीक है, डायमेंशन भी उसी से हम बनाते हैं। तो एनर्जी का फॉर्मूला mv स्क्वायर, इसको डिवाइड कर दीजिए वेलोसिटी से। ये क्या है? मोमेंटम। देखा, p मोमेंटम। तो मोमेंटम के लिए हमें ये चाहिए। ठीक है, ये क्या चीज है? एनर्जी। और ये क्या चीज है?
वेलोसिटी। तो मैक्सवेल ने कहा देखिए भाई, जिसके पास एनर्जी है और जिसके पास वेलोसिटी है उसके पास क्या है? मास कहां है? मास की जरूरत नहीं है। मोमेंटम का नया फॉर्मूला बना। मोमेंटम का फॉर्मूला एनर्जी डिवाइडेड बाय वेलोसिटी। इसके बेसिस पर यह बनाया गया कि जिसके पास एनर्जी है और जिसके पास वेलोसिटी है उसके पास मोमेंटम है। मास के बारे में बात ही मत करिए। ठीक है, अब बताइए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के पास एनर्जी है कि नहीं? है, क्योंकि हमने देखा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव काम कर सकती है। खाली ऐसा नहीं कि हम बोल रहे हैं इसलिए एनर्जी है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आती है और हमने पानी रखा, पानी गर्म हो गया धूप में, उसके पास एनर्जी है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आती है, हमारे मोबाइल में आके टकराती है, घंटी बजती है। घंटी का बजना एक मैकेनिकल एक्शन है। मैकेनिकल एक्शन है, इसको करने के लिए एनर्जी लगती है। और ये एनर्जी मोबाइल में कहां से आई? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव टकराई तो घंटी बजी। यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के पास एनर्जी है। पक्का सबूत हो गया। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक जगह से दूसरी जगह आई तो वेलोसिटी भी होती है। हमने उसकी वेलोसिटी को नापा, लाइट की वेलोसिटी को नापा, तो उसके पास वेलोसिटी भी है। अब ये प्रूफ हो गया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के पास एनर्जी भी है, वेलोसिटी भी है, तो उसके पास मोमेंटम है कि नहीं? मोमेंटम भी है। तो ये तो गड़बड़ हो गया। अब फिर से हम वहीं पे आ गए, भैया मास नहीं है, मोमेंटम कैसे हो सकता? तो उन्होंने बोला ऐसा करते हैं, मोमेंटम की डेफिनेशन चेंज करते हैं। तो हमने मोमेंटम की नई डेफिनेशन बनाई। ठीक है, तो इस चैप्टर से हम मोमेंटम की नई डेफिनेशन बनाएंगे जो आगे हर चैप्टर में चलेगी। तो मोमेंटम की नई डेफिनेशन ये बनी कि मोमेंटम एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो किसी चीज के चलने के दौरान नहीं बदलती। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम आपने पढ़ा है। एक ऑब्जेक्ट चल रहा है मोशन में, कभी उसकी वेलोसिटी 0 थी और कभी उसकी वेलोसिटी, बंदूक चली, इसके पास भी वेलोसिटी आ गई, इस गन के पास भी वेलोसिटी आ गई, बॉम्ब का ब्लास्ट हुआ, हर टुकड़े के पास वेलोसिटी आ गई। क्या चीज कंजर्व हुई? मोमेंटम। तो जब किसी चीज में मोशन बदलता है, मोशन आता है, कोई चीज मोशन में रहती है, तो क्या चीज उसकी कंजर्व होती है? कौन सी फिजिकल क्वांटिटी कंजर्व होती है? मोमेंटम। यही मोमेंटम की नई डेफिनेशन बन गई और इस डेफिनेशन को हमने लिखा, मोमेंटम इज ए फिजिकल क्वांटिटी मोमेंटम इज ए फिजिकल क्वांटिटी ऑफ ट्रांसलेशनल इनवेरिएंस। ट्रांसलेशनल का मतलब ड्यूरिंग द मोशन, इनवेरिएंस जो नहीं बदलती, द वन विच डज नॉट चेंज। तो ड्यूरिंग मोशन द क्वांटिटी विच डज नॉट चेंज विल बी नोन एज मोमेंटम। बस, इसमें कोई मास नहीं और कोई कुछ नहीं, उसका फॉर्मूला हम नहीं डिराइव कर रहे। तो व्हाट इज मोमेंटम? मोमेंटम को हमने ये बताया, कंपलसरी चीज क्या है मोमेंटम में, मास या वेलोसिटी? यस, वेलोसिटी। मैकेनिक्स में हम पढ़ते थे कि मास चाहिए, ठीक है, दैट इज एन एडेड एडवांटेज, पर कंपलसरी चीज क्या है? वेलोसिटी। जब तक कोई चीज चलेगी नहीं उसके पास मोमेंटम नहीं आएगा। ओके, तो जो चीज चलती है उसके पास मोमेंटम होता है। उस मोमेंटम को हम लोग अभी तक किससे रिलेट कर रहे थे? मास से। लेकिन हमको मैक्सवेल ने क्या कहा कि प्लीज उसको किससे रिलेट करिए? एनर्जी से। एनर्जी डिवाइडेड बाय वेलोसिटी इज मोमेंटम। दिस इज अवर न्यू फॉर्मूला फॉर मोमेंटम। अब वो एनर्जी अगर काइनेटिक एनर्जी है तो काइनेटिक एनर्जी का mv² का m उसमें आ जाएगा, और अगर वो काइनेटिक एनर्जी नहीं है, वो वेव की एनर्जी है, वेव की एनर्जी हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे, h न्यू होती है प्लैंक फॉर्मूला में, केमिस्ट्री में भी आपने पढ़ा होगा। उसमें मास नहीं है पर एनर्जी तो है, ठीक है, वो वाली एनर्जी ले लीजिए। तो हमारी जो मोमेंटम की डेफिनेशन नहीं बनी, ये ऑल टुगेदर चेंज हो गई। नाउ मोमेंटम में मास कंपलसरी नहीं है। क्या क्या चीजें कंपलसरी हैं? वेलोसिटी एंड एनर्जी।
This is new definition of momentum now onwards in modern physics. Okay, so अब ये इसका मोमेंटम का फॉर्मूला आ गया, तो हम याद कर लेते हैं. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, EM waves do have momentum, and this P is equal to U upon V. तो अब इसमें बड़ा मजेदार क्वेश्चन आ गया कि अगर इसके पास मोमेंटम है, तो जिसके पास मोमेंटम होता है उसके पास स्ट्रेंथ होती है, वो फोर्स भी लगा सकती है, वो हमको धक्का भी मार सकती है, प्रेशर भी क्रिएट कर सकता है. जिसके पास फोर्स होगा वो ऐसा प्रेशर क्रिएट कर सकता है, फोर्स पर यूनिट एरिया लगा सकता है, फोर्स बना सकता है. मोमेंटम का चेंज हो जाए तो उसकी वेलोसिटी को रोक दीजिए. तो हमने कहा बिल्कुल ठीक है, सन से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स चल के आ रही है लाइट के फॉर्म में, उसके पास वेलोसिटी है. हम सामने खड़े हो गए, वेव्स आई, यहां रुक गई, वेलोसिटी क्या हो गई? जीरो. देयर इज ए चेंज इन मोमेंटम. mv पहले, सॉरी नॉट mv, इट हैड सम वेलोसिटी, नाउ दिस वेलोसिटी हैज बिकम जीरो. तो मोमेंटम उसका खत्म हो गया. अब अगर मोमेंटम में चेंज हुआ तो न्यूटन सेकेंड लॉ क्या कहता है? देयर हैज टू बी सम फोर्स. तो क्या सन रेज ने हम पर फोर्स लगाया, धक्का मारा हमको? फिजिक्स का प्रिंसिपल क्या कहता है? हाँ, मारा. लेकिन हम तो खड़े हैं, बहुत देर तक खड़े हैं, हमको कोई धक्का नहीं लगता. तो धक्का लगा या नहीं लगा? तो आंसर है धक्का तो लगा, आपको पता नहीं लगा. यानी हम उसको सेंस नहीं कर सकते, इतना कम लगता है, इतना कम लगता है कि वो जो फोर्स लगता है वो इतना कम होता है कि हमारे पास इतने अच्छे इंस्ट्रूमेंट नहीं है कि हम उस फोर्स को नाप सकें. जैसे हम कोई चीज लेने जाते हैं और हम बोलते हैं कि भैया, सब्जी वाले के पास जाके बोलोगे कि भैया 1 ग्राम सब्जी दे दो. अब वो 1 ग्राम आपको किस तराजू में तौल के देगा? तो उसके तराजू में तो वैसे ही 50 ग्राम का बाट लगा हुआ, वैसे ही प्लस माइनस कर देता है, तो 1 ग्राम कहां से तौलेगा वो? तो इसको हम लोग किसमें पढ़ते हैं? वेट एंड मेजर की सेंसिटिविटी. तो सुनार के पास जाके आप बोलेंगे 1 ग्राम, तो वो 1 ग्राम क्या आपको 1 मिलीग्राम भी तौल के दे देंगे. क्यों? क्योंकि उसका इंस्ट्रूमेंट बहुत सेंसिटिव है. तो इट डिपेंड्स अपॉन सेंसिटिविटी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट वेदर वी कैन मेजर ए फिजिकल क्वांटिटी. नाउ वी मस्ट हैव ए स्केल टू experience the force, which force is very, very, very small. Unfortunately, we don't have. अगर हमारे पास वो इंस्ट्रूमेंट नहीं है तो हम उस फोर्स को नहीं नाप सकते. और उस फोर्स को नापने के लिए बॉडी एज ए इंस्ट्रूमेंट इज वेरी, वेरी रफ. हमको फोर्स का पता ही तब चलता है जब वो 0.1 न्यूटन होता है, तो हमको पता चलता है. ठीक है. जैसे अगर हम इसको भी ऐसा रख देंगे, आप लेटे हुए हैं, सोए हुए हैं, बुक पढ़ रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, हमने जाके धीरे से इसको रख दिया, आपको पता ही नहीं चलेगा कि कितना है. अगर इसका पता चलेगा तो और इसको छोटा कर दिया, इसको रख दिया, पता ही नहीं चला. क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी को ऐसा बनाया गया है कि इतने छोटे छोटे मास को हम ये हमको डिस्टर्ब नहीं करता, हम इसको सेंस नहीं करते. अगर करने लगेंगे तो जीना मुश्किल हो जाएगा, बहुत ज्यादा फोर्सेस हम डिस्टर्ब रहेंगे. ठीक है. तो हर इंस्ट्रूमेंट की अपनी अपनी सेंसिटिविटी होती है. एनीवे, अगर फोर्स लगता है और फोर्स बहुत कम होता है तो उसको सेंसिटिविटी के अनुसार हमारे पास इंस्ट्रूमेंट नहीं था, तो वी कुड नॉट फाइंड इट. पर विद द टाइम हमने बड़े अच्छे अच्छे इंस्ट्रूमेंट डेवलप कर लिए, और अब जाकर हमने ऐसा इंस्ट्रूमेंट डेवलप किया है विच कैन मेजर द फोर्स क्रिएटेड बाय द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की रिप्रेजेंटेशन कौन है? लाइट. लाइट इज ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. तो लाइट जब किसी बॉडी पर पड़ती है तो आकर उसकी वेलोसिटी रुक गई, देयर इज ए चेंज इन मोमेंटम दैट विल क्रिएट ए फोर्स, एंड फोर्स पर यूनिट एरिया इज नोन एज प्रेशर. तो जब भी हम धूप में जाते हैं, लाइट हमारी बॉडी से रुकती है और एक प्रेशर क्रिएट होता है, और ये प्रेशर अब हमने मेजर किया है, एंड दिस प्रेशर कम्स आउट टू बी, देयर इज pressure. This pressure is 7 into 10 to the power minus 6 Newton per meter.
अब यह है कि इसके पास एनर्जी कितनी होती है इस एनर्जी से मोमेंटम बनता है। एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ये जो वेव जा रही है इसका एक यूनिट वॉल्यूम हमने लेना है 1/1/1। उसके अंदर कितनी एनर्जी डिस्टर्बेंसेस के कारण है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड पर डिपेंड करता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के पास कितनी एनर्जी होती है, तो आंसर है ये दोनों इसके पास बराबर बराबर होते हैं। तो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज डिस्ट्रीब्यूटेड, एनर्जी is distributed equally in electric यानी आधी एनर्जी इसकी किसमें है, इलेक्ट्रिक फील्ड में, और आधी एनर्जी किसमें है, मैग्नेटिक फील्ड में। अगर ये दोनों के पास आधी आधी एनर्जी है तो हमें क्या मिला, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वेयर इज इक्वल टू हाफ बी स्क्वेयर अपॉन म्यू नॉट। ये दोनों एनर्जी इक्वल होती है, तो टोटल एनर्जी कितनी होगी, दोनों को ऐड कर दो या एक को डबल कर दो, तो क्या आ जाएगा, टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। total energy per unit volume, this is equal to 2 into half epsilon naught E naught square या हम इसको ले सकते हैं 2 into half D naught square upon mu naught, that is equal to D naught D naught अपॉन म्यू नॉट। ये किसके आ गए, टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ऊपर वाला भी ठीक है, नीचे वाला भी ठीक है, अब चाहे तो दोनों को हाफ हाफ करके जोड़ दीजिए, वो भी ठीक है। तो एक चीज याद रखनी है, एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड में और मैग्नेटिक फील्ड में बराबर बराबर होती है। अगर आप इन दोनों को इक्वल करेंगे तो आपको वो फॉर्मूला मिलेगा, कौन सा, जो सबसे पहले हमने लिया, E नॉट अपॉन बी नॉट इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, और ये क्या है, ठीक, इसका स्क्वायर करिए तो आपको एनर्जी की डायमेंशंस मिल जाएंगे जो यहां पर मिलती है, ठीक है। तो सब चीजें आपस में मैच करती है। तो दिस इज फ्यू फीचर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, क्योंकि वेव्स हैं तो उसमें वेरिएशन का एक इक्वेशन भी होता है। तो अगली क्लास में हम लोग स्टडी करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के वेरिएशंस कैसे होते हैं, मैग्नेटिक फील्ड के वेरिएशंस कैसे होते हैं, उनके फॉर्मूलास कैसे बनते हैं, और उससे हम लोग क्या क्या डिराइव कर सकते हैं, क्या क्या न्यूमेरिकल बना सकते हैं। थैंक यू।